हेलो बच्चों, मैं बबलू सरोज आपका अपने चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि बेटा हमने लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड तक डिस्कस किया था कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। अब आज हम क्या करेंगे, आगे उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो फटाफट सभी बच्चे हेडिंग लगा लें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। भाई इसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है भाई, इंग्लिश में कहें तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो क्या होता है, इसकी परिभाषा पहले लिखते हैं। तो सभी फटाफट लिखें, विद्युत क्षेत्र किसी, ऐसे लिखें, किसी एकांक धनावेश को, किसी एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर के अंदर लिख लो या भीतर, विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने पर वह जितना बल का अनुभव करता है, तो उसी बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। मैंने क्या बताया बेटा कि किसी एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर या अंदर लाने पर वह जितना बल का अनुभव क्या करता है बेटा, करता है, तो उसी बल को ही क्या कहते हैं बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक वर्ड निकल के आ रहा है, एकांक धनावेश। तो कहीं भी आपको बेटा, अगर कहीं, ये पहला पॉइंट हो गया, ध्यान से सुन लेना, अगर कहीं एकांक धनावेश आ जाए, या बेटा परीक्षण आवेश लिखा आ जाए, परीक्षण आवेश, तो उसके स्थान पे हमेशा बेटा हम क्या लिखेंगे, Q0। तो Q0 क्या होता है हमारा, एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश। ठीक है ना भाई। अब इसको कैसे समझे, ध्यान से सुनना। तो एकांक धनावेश, परीक्षण आवेश आप समझ गए कि उसके स्थान पे हमें किसको लिखना है, स्मॉल Q0 को लिखना है। तो मैंने क्या बताया था, विद्युत क्षेत्र बेटा ये कोई मान लेते हैं कोई आवेश का क्षेत्र है, ठीक है ना। मान लेते हैं ये आवेश क्या है बेटा हमारा, Q, कोई Q आवेश है। अब इस क्षेत्र के अंदर, इस वैद्युत क्षेत्र है ये इसका, ठीक है ना। इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसको लाएंगे बेटा, हमारा एकांक धनावेश। ये Q0 क्या है, एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश। जब इसको बेटा यहाँ पे ले आएंगे, अभी तो बाहर है क्षेत्र के, तो मैंने बताया था कोई बल का अनुभव नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही ये बेटा कहाँ आया, इसके क्षेत्र के भीतर आया, इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर आया, तो ये जो परीक्षण आवेश है, इसके द्वारा जो भी इस पे बल लगाया गया, जैसे मैंने कहा कि ये इस पे 10 न्यूटन का बल लगा रहा है, तो 10 न्यूटन का बल, जो बल लगाता है वही बल क्या कहलाता है यहाँ पे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर ये आ रहा है, ये 5 न्यूटन के बल का अनुभव कर रहा है,
तो उसी बल को हम क्या कहेंगे बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। 25 न्यूटन का बल का अनुभव कर रहा है तो वही बल क्या कहलाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा इसकी परिभाषा कि किसी एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने पर वह जितना बल का अनुभव करता है वही बल क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ठीक है ना। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या लिखना है, दूसरी चीज़ बेटा, इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, यह एक सदिश राशि होती है, सदिश राशि होती है। अब बेटा सदिश राशि है तो वही सदिश राशि वे राशियाँ होती जिनमें परिमाण भी होता और दिशा भी होता। तो इसकी दिशा कहाँ होगी, तो आप ये भी लिख लो, तथा इसकी दिशा धन आवेश से मतलब बेटा पॉजिटिव चार्ज से किधर होती है बेटा, ऋण आवेश की ओर होती है, ऋण आवेश की ओर होती है, ऋण आवेश की ओर होती है, ठीक है भाई। मतलब यह एक सदिश राशि होती है तो इसकी दिशा किधर होगी बेटा, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है। ठीक है। अब किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो होगा बेटा, इसका सूत्र क्या होगा, तो नेक्स्ट सूत्र अब क्या देखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है बल बटा एकांक आवेश, एकांक धन आवेश या परीक्षण आवेश लिख सकते हैं। ठीक है बेटा। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से। बल को किससे लिखते हैं बेटा, एफ से। एकांक धन आवेश को मैंने किससे लिखा था बेटा, क्यू नॉट से। तो ई बराबर हमारा क्या आ गया, एफ अपॉन क्यू नॉट। क्या फार्मूला मिला बेटा हमको, यहाँ पे मिला हमारे फार्मूला ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। ठीक है भाई। ये फार्मूला मिल गया। अब इसको फार्मूले की तरह इसकी रिप्रेजेंट कैसे समझे, तो ध्यान से सुनो। क्यू नॉट क्या है हमारा, परीक्षण आवेश। एफ क्या है, लगने वाला बल, वो जितना बल का अनुभव कर रहा है। ई हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ध्यान से सुनिए, किसी परीक्षण आवेश को या एकांक धन आवेश को कहाँ, वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने पर वह जितना बल का अनुभव करता है, मतलब एफ क्या है, बल, जितना बल का अनुभव करता है वही बल क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम इसकी परिभाषा से समझेंगे, किसी एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने पर वह जितना बल का अनुभव करता है वही बल क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। समझ में आ गया बेटा, ठीक है। तो अब हम आगे क्या करते हैं बेटा, इसको देखते हैं। आगे क्या देखेंगे, इसमें इसका मात्रक देखते हैं, क्या मात्रक होगा। ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे क्या बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। क्या होगा मात्रक भैया, देखो ध्यान से। E इक्वल टू होता है हमारा क्या बेटा, F अपॉन क्यू नॉट। भाई F बल है तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और क्यू नॉट क्या है, आवेश है, तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम। तो एक मात्रक तो हमारा ये आ गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पूछा जाए तो न्यूटन प्रति कूलाम। ये कौन सी पद्धति का हो गया बेटा, एमकेएस पद्धति में। लेकिन अगर यही बात हम सीजस में कहें बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा, तो आपको पता है कि E इक्वल टू, ये न्यूटन भाई किस में जाएगा, सीजस में जाएगा, तो न्यूटन सीजस में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डाइन। और कूलाम सीजस पद्धति में जाएगा क्योंकि आवेश का मात्रक सीजस में क्या होता है, स्टेट कूलाम, तो डाइन प्रति स्टेट कूलाम। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये कौन सी पद्धति का मात्रक है, सीजीएस पद्धति में
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का में मात्रक। ठीक है मेरे भाई। तो अगर आपसे पूछा जाए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन प्रति कूलाम। सीजस पद्धति में क्या होता है, डाइन प्रति स्टेट कूलाम। और भी बेटा ये मात्रक अब नहीं पूछता, एक और मात्रक पूछता है, तो ध्यान से सुनो। वो मात्रक क्या होता है, ध्यान से सुनिए। वो मात्रक क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए भाई यहाँ तक तो हमने मात्रक निकाला क्या कि एक वल्टू है बेटा हमारा क्या, न्यूटन प्रति कूलाम। ये होता ही होता है। अब हम क्या करें बेटा, ये जो मात्रक है न्यूटन प्रति कूलाम, इसमें क्या करें, मीटर से ऊपर गुणा कर दें और नीचे मीटर से भाग। आपको पता है किसी भी इक्वेशन या समीकरण में बेटा जितना ऊपर गुणा करते हैं उतना ही क्या करते हैं, नीचे अगर हम भाग कर देते हैं, जितनी क्वांटिटी से ऊपर गुणा करते हैं उतना भाग कर देते हैं, तो क्या होता है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हमने क्या किया बेटा, ऊपर गुणा कर दिया मीटर से, नीचे भी गुणा कर दिया मीटर से। तो ऊपर आ गया क्या, न्यूटन मीटर, और नीचे क्या आ गया बेटा, कूलाम मीटर। क्या आ गया, कूलाम मीटर। अब ध्यान से सुनिए, न्यूटन मीटर को आप क्या लिख सकते हैं, जूल। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि आपने कक्षा 9th में और कक्षा 11th में पढ़ रखा होगा बेटा, W बराबर होता था F इंटू क्या, D। F का मात्रक होता था, बल का मात्रक होता था न्यूटन, D विस्थापन होता था, इसका मात्रक होता था मीटर। तो न्यूटन मीटर को हम क्या लिखते थे, जूल। तो कार्य का मात्रक क्या हो जाता था हमारा, जूल हो सकता था। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं जूल। क्या लिख सकते हैं, जूल। और प्रति क्या भैया, कूलाम, और क्या लिखा है यहाँ पे, मीटर लिखा है। जूल प्रति कूलाम इंटू मीटर। अब एक चीज़ कक्षा 10 में आप ये भी पढ़े होंगे बेटा, विभव बराबर, विभव बराबर आपने पढ़ा होगा बेटा क्या, W/Q0 पढ़ा होगा। अभी मैं पढ़ाऊंगा फिलहाल यहाँ पे, लेकिन कक्षा 10 में आपने ये भी पढ़ा होगा। इसका मात्रक क्या देखा था बेटा, W क्या है, जूल है, किया गया कार्य, और Q0 क्या है, हमारा आवेश है। तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम, या इसी को हम क्या कहते थे, वोल्ट कहते थे। तो कहीं अगर हमको जूल प्रति कूलाम दिख गया, उसको हम क्या लिख सकते हैं, वोल्ट। तो इसका मतलब यहाँ पे लिखा है जूल प्रति कूलाम, तो इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, वोल्ट, और नीचे क्या बचा है, मीटर। तो ये वाला बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बेटा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो आपने याद रखना वोल्ट प्रति मीटर। तो ये नोट करके लिख लो क्या क्या बेटा, कि ई का मात्रक पहला तो होता है भैया हमारा न्यूटन प्रति कूलाम, और दूसरा होता है वोल्ट प्रति मीटर। कैसे आया वोल्ट प्रति मीटर, ये चीज़ें मैंने आपको बताया। ठीक है भाई, तो ये आपने मात्रक आपने याद रखना है। ये इसका हो गया मात्रक। अब हम क्या देखेंगे, इसका बीमी सूत्र क्या होता है। तो ई का बीमी सूत्र क्या होगा, तो वो भी देख लेते हैं। ई का बीमी सूत्र क्या होगा, देखिए मेरे भाई, तो यहाँ हेडिंग डाल लीजिए, ई का बीमी सूत्र, बीमी सूत्र। देखो ई का, देखो जो बच्चा अगर बीमी सूत्र जानता है, ठीक है, क्योंकि कई बार बेटा ये 1 नंबर के एग्जाम में आ जाता है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ जाता है कि ई का बीमी सूत्र क्या होगा। अब आपने याद नहीं, याद वैसे याद कोई नहीं करता, बीमी सूत्र निकाला जाता है, और निकालना नहीं जाए, कितना याद करोगे बेटा, बहुत सारी क्वांटिटी, सबका बीमी सूत्र नहीं याद कर सकते, तो निकालना सीखो। कक्षा 11 में इसीलिए पढ़ाया जाता है कि डायमेंशन कैसे निकालते हैं। तो ध्यान से सुनिए, ई का बीमी सूत्र कैसे निकालेंगे भाई, ई होता है हमारा क्या, न्यूटन प्रति कूलाम। अब ध्यान से सुनना, एकदम तोड़ के बताऊंगा आपको। न्यूटन को आप कैसे लिख सकते हैं बेटा, न्यूटन भाई आप जानते हैं कि F बराबर क्या होता है हमारा, ma, इसका मात्रक होता है kg, इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण का। तो kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को हम क्या लिखते थे बेटा, न्यूटन लिखते थे। ठीक है, तो जहाँ न्यूटन है बेटा वहाँ हम क्या लिखते हैं बेटा, किलोग्राम, और मीटर, और बटे क्या भैया, सेकंड स्क्वायर। ये तो न्यूटन का स्थान पाया गया, इनटू क्या बचा है, कूलाम। कूलाम को क्या लिखते हैं, मैं पहले वाले वीडियो में बताया था, एम्पियर सेकंड। तो यहाँ लिख लेंगे क्या, एम्पियर, और क्या बेटा, सेकंड। तो ई का मात्रक क्या आ गया, किलोग्राम मीटर बटे सेकंड स्क्वायर का गुणा सेकंड में करेंगे तो सेकंड के पावर 3 हो जाएगा, इनटू क्या भैया आ जाएगा, एम्पियर। अब आपको बेटा इस तरह से आपने तोड़ रहा है, तो आपने क्वांटिटी पढ़ी बेटा, फंडामेंटल क्वांटिटी, मूल राशियाँ होती, मूल राशियाँ 7 का बीमा आप याद कर लो,
दुनिया की किसी भी क्वांटिटी का आप बीमा निकाल सकते हो। तो आपको मैंने बताया था कक्षा 11 में कि जहाँ कहीं केजी दिख जाए, केजी मात्रक क्या दिख जाए, केजी दिख जाए, आप हमेशा याद रखना बेटा वहाँ पे हमेशा क्या लिखेंगे, कैपिटल एम, उसका बीमी सूत्र लिखेंगे। और बीमी सूत्र को हम बड़े कोष्ठक के अंतर्गत रखते हैं। जहाँ कहीं मीटर दिख जाए उसका बीमी सूत्र क्या लिखते हैं, टी लिखते हैं, सॉरी एल लिखते हैं, कैपिटल एल लिखते हैं बेटा, ठीक है ना। और जहाँ कहीं सेकंड दिख जाए उसका बीमी सूत्र हमेशा आपने याद रखना क्या लिखते हैं, कैपिटल टी। कितनी बार है बेटा, तो 3 बार है, ठीक है ना। यहाँ एक बार था बेटा तो एक ही एक बार लिखा है, अब एक लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे, ठीक है ना। लिखना चाहो तो लिख सकते हो। यहाँ क्या है, एम्पियर, जहाँ कहीं एम्पियर दिख जाए वहाँ पे बीमी सूत्र क्या लिखेंगे, ए। और ए के पावर कितना है बेटा, 1। इन सबको जो नीचे उनको ऊपर ले जाओ तो ऊपर ले जाएंगे बेटा तो क्या आ जाएगा, ई बराबर एम आएगा, एल आएगा, ए के पावर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए के पावर माइनस का 1 आ जाएगा, और टी के पावर 3 ऊपर जाएगा तो टी के पावर माइनस का 3, ठीक है ना। हो सकता है टी पहले लिखा हो, ए बाद में लिखा हो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ऐसे लिख लीजिए, ठीक है ना। इस तरह से लिखा जाता है एम एल और टी के पावर 3 -3 और ए के पावर माइनस का 1। ये किसका बीमी सूत्र है बेटा, हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, ठीक है ना। तो 1 नंबर का ऑप्शनल पेपर बन सकता है। ई का बीमी सूत्र क्या होता है, तो 4 ऑप्शन लिखे होंगे। अब 4 ऑप्शन में आपको पता होगा, मात्रा अगर निकालना आता तो निकाल लेंगे, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। तो ई का बीमी सूत्र आपका क्या होता है, ये आपने लिख लिया। तो यहाँ पे हमारा बेटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, खत्म होता है। अब हम अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे बेटा, आवेश का संरक्षण का सिद्धांत पढ़ेंगे। तो फटाफट सारे बच्चे हेडिंग लगा ले, आवेश के संरक्षण का सिद्धांत। आवेश के संरक्षण का सिद्धांत। चलिए हेडिंग लगा लिए भैया, आवेश संरक्षण का सिद्धांत, संरक्षण का सिद्धांत, ठीक है मेरे भाई। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है बेटा, ये सेम कैसे है बेटा, जैसे आपने ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा था, जैसे आपने संवेग संरक्षण का नियम पढ़ा था, ठीक है ना, सेम वैसे ही है बेटा। वैसे ही आवेश संरक्षण का सिद्धांत भी है। जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या पढ़ा था कि ऊर्जा संरक्षण का नियम ये होता है कि ना तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में हम क्या कर सकते हैं, उसको परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसकी परिभाषा कैसे देंगे, तो इसकी परिभाषा ऐसी हो जाएगी, ना तो आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक है ना बेटा। अर्थात हम क्या कर सकते हैं बेटा कि जो हमारा आवेश है वो क्या होगा बेटा, संरक्षित रहता है। संरक्षित का मतलब क्या होता है बेटा, मतलब बदलता नहीं है, ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं, मतलब जितना है उतना ही रहता है। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात किसी विलगित निकाय में जो आवेश है, कुल आवेश क्या होता है बेटा, संरक्षित रहता है। इसे हम क्या कहते हैं, आवेश का संरक्षण का नियम कहते हैं या सिद्धांत कहते हैं, ठीक है ना। तो फटाफट लिख लो, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है, किया जा सकता है। अर्थात किसी विलगित निकाय में, किसी विलगित निकाय में कुल आवेश संरक्षित रहता है, संरक्षित रहता है, ठीक है मेरे भाई। और इसे ही
आवेश का, और इसे ही आवेश का संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं। ठीक है भाई, क्या मैंने बताया कि भाई ना तो आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो किसी विलगित निकाय में जो कुल आवेश होता है बेटा वो क्या होता है, संरक्षित रहता है, और इसे हम क्या कहते हैं, आवेश का संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है ना। मतलब नष्ट और उत्पन्न नहीं कर सकते, बल्कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आवेश का स्थानांतरण जरूर होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण जरूर होता है। जैसे ध्यान से सुनो, मैंने आपको दूसरे सेकंड लास्ट वाले वीडियो में क्या बताया था कि भाई मैंने दो तरह के पदार्थ लिए थे। एक तो बेटा हमारा एबोनाइट की छड़ थी, एबोनाइट की छड़ थी ना बेटा, एबोनाइट की छड़ लेके बताया था मैंने आपको। और अगला जो था बेटा हमारा बिल्ली की खाल, बिल्ली की खाल, ये भी एक पदार्थ, इसको भी लिया था मैंने। तो मैंने क्या बताया था, जब इन दोनों पदार्थों को आपस में क्या किया गया था, रगड़ा गया था, तो रगड़ने पे क्या देखा गया कि भैया कि जितना बेटा इसके अंदर क्या आया बेटा, एबोनाइट की छड़ पे क्या आया, जितना ऋण आवेश आया था उतना ही बिल्ली की खाल पे क्या आया था बेटा, धन आवेश आ गया था। इसका मतलब जितना बेटा यहाँ पे ऋण आवेश आएगा उतना ही क्या बेटा इस पे धन आवेश आया। अब धन आवेश ऋण आवेश किसी वस्तु पे कब आता है भाई, तब आता है कि जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो उस पर ऋण आवेश आ जाता है, किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है, उस पर क्या आता है, धन आवेश आ जाता है। जब इन दोनों को आपस में रगड़ा गया होगा तो 4 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल कर इसमें गए होंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन अगर इसमें से निकल कर इसमें गए होंगे तो इसका मतलब इस पर 4 प्लस आया होगा, इस पर 4 इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई होगी तो इस पर कौन सा आया होगा, 4 माइनस आया होगा। तो हम देख रहे पूरी प्रक्रिया में बेटा आवेश केवल एक वस्तु से स्थानांतरित होकर दूसरे वस्तु में जा रहे हैं। मतलब अगर मैं टोटल की बात करूं, टोटल कितना आवेश, तो आवेश तो उतना ही है ना। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा भैया कि इसके अंदर भाई 10 इलेक्ट्रॉन थे और 10 प्रोटॉन थे, ठीक है, और इसके अंदर स्टार्टिंग में 15 इलेक्ट्रॉन थे, 15 क्या थे, प्रोटॉन थे। तो अब हुआ क्या बेटा, जैसे हमने आपस में रगड़ा तो 4 इलेक्ट्रॉन निकल के इधर चले गए, तो अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 15 4 19 हो गया, और प्रोटॉन अभी भी कितने हैं, 15 ही रहेंगे। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई भाई, 6 हो गई, और प्रोटॉन अभी भी कितनी है, 10 है। तो अब देखो ध्यान से भाई 15 इसमें थे, 15 इसमें थे, 30 और 10 10 20, 30 और 20 कितने हो गए, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 30 20 कितने हो गए, 50। यहाँ पे गिनिए भाई 10 6 16 और 16 19 कितना होता है, 16 और 19 जोड़िए और फिर कितना जोड़े बेटा, 15, क्या 50 आ रहा है, 9 6 15 15 5 20 0 और 3 2। इधर भी बेटा जब इसको रगड़ा गया नहीं था बेटा तब भी आवेश उतना ही था बेटा, और यहाँ भी क्या है, दोनों में क्या है बेटा, अगर मिला के देखें तब भी क्या है, इलेक्ट्रॉनों प्रोटॉनों के जो भी है बेटा आपस में बराबर ही है। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। तो इस पूरी प्रक्रिया में बेटा जो हमारा आवेश है वो संरक्षित रहता है, मतलब बदलता नहीं है। इसी हम क्या कहते हैं बेटा, आवेश के संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। तो सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा बेटा आवेश का संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक है बेटा हमारा आवेश की योज्यता की नियम। वैद्युत आवेश की योज्यता हम कह सकते हैं, या आवेश की योज्यता का नियम। देखो आवेश के योज्यता का नियम, आवेश के योज्यता का नियम, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, ठीक है बेटा, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो क्या कहता है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, मतलब आवेश की योज्यता का नियम क्या कहता है, किसी वस्तु पर कुल आवेश, ठीक है ना, किसी वस्तु पर कुल आवेश जो होता है उस वस्तु में उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है, और इसे ही क्या कहते हैं, आवेश की योज्यता का नियम। क्या कहे मैंने बेटा, डिफिनीशन क्या मैंने बताया, किसी वस्तु पर
कुल आवेश, किसी वस्तु पर कुल आवेश, किसी वस्तु पर कुल आवेश उस वस्तु में उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के क्या होता है बेटा, बराबर होता है, बराबर होता है। ठीक है बेटा, और इसे ही हम क्या कहते हैं बेटा, आवेशों की योज्यता का नियम। क्या मैंने बताया परिभाषा बेटा, ध्यान से सुनना। क्या बताया, किसी वस्तु पर कुल आवेश उस वस्तु में उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब जैसे ध्यान से सुनो एग्जाम्पल, भाई ये मान लेते हैं ये कोई वस्तु है, इसमें बहुत सारे आवेश हैं। एक Q1 आवेश है, एक Q2 आवेश है, एक -Q3 आवेश है, एक -Q4 आवेश है, एक हमारा बेटा Q5 आवेश है। ऐसे बेटा कितने आवेश हैं, मान लेते हैं प्लस का Qn आवेश है, मतलब n आवेशों से मिलके ये बना है। पहला आवेश Q1 है, दूसरा Q2 है, तीसरा -Q3 है, चौथा -Q4 है, पांचवा Q5 है, ऐसे बहुत सारे आवेश हैं। तो लास्ट वाला हमने क्या माना, Qn आवेश है। अब इन सब का जो टोटल होगा, मतलब उसको हम Q से लिख रहे हैं, तो कुल आवेश होगा इस वस्तु का Q, वो क्या होगा, किसके बराबर होगा, इस वस्तु में उपस्थित कुल आवेशों के बीजगणितीय योग। बीजगणितीय योग का मतलब होता है बीच में हमने क्या लगा देना, प्लस लगा देना। तो बीजगणितीय योग के बराबर पहला आवेश क्या है हमारा Q1 प्लस Q2 प्लस क्या है बेटा माइनस का Q3 और प्लस का माइनस का Q4 और प्लस का Q5 प्लस डॉट 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 क्या बेटा प्लस का Qn। ये होता है बेटा आवेश की योज्यता का नियम। इसको और अच्छे ढंग से लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, Q बराबर Q1 प्लस Q2, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस Q3 माइनस Q4 Q5 और प्लस का डॉट 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 Qn। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आवेश की योज्यता का नियम क्या होता है, एडिविटी ऑफ चार्ज क्या होता है, तो आप बताओ किसी वस्तु पर जो कुल आवेश होता है वो क्या होता है, उस वस्तु में उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है ना, ये चीज़ें मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना बेटा, तो आज के लिए बस इतना ही करते बेटा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और फिर मैं वही कहूँगा बेटा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, धन्यवाद।